विद्या नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत धन्यवाद अजय जी का। अभी मैं निवेदन करता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता को, क्योंकि आज विलंब भी ज्यादा हो गया है, तो मैं प्रोफेसर संकटा प्रसाद शुक्ल जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि वो अपने आज के विषय को यहाँ उपस्थापित करके हम सभी को अनुग्रहित करें। प्रोफेसर संकटा प्रसाद शुक्ल जी। जी सर। धन्यवाद। सुनाई पड़ रहा है? हेलो। जी जी गुरु जी, जी सुनाई पड़ रहा है। सुनाई पड़ रहा है ना? जी जी स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, धन्यवाद। मैं हरियाणा विद्युत परिषद के सभी श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आयोजक विदग्ध मति संपन्न प्रिय डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस परिषद के सामने अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया। मैं कर्मठ संयोजक श्री रविदत्त शर्मा जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने बड़े ही प्रयास से ये सारा आयोजन किया है। मेरे वक्तव्य का विषय है भारत नामकरण की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम सभी जानते हैं कि जिस देश में हम निवास कर रहे हैं वो विशेष प्रकृति की विशेष देन जैसा लगता है, क्योंकि ये देश उत्तर में हिमालय से रक्षित है और इसी कारण उधर से जो ठंडी हवाएं जो चलती थी उनसे रक्षा होती रहती है। ये देश हिमालय जो है उसका मुकुट है और इसके पाद पैरों को जैसे समुद्र जो है धो रहा है निरंतर। तो ये देश की विशेष स्थिति है। यहाँ जलवायु परिवर्तित होती रहती है। यहाँ 3 मौसम होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। यहाँ नदी है, पर्वत है, पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर मनुष्य को अपने बारे में और समाज के बारे में ठीक तरह से सोचने का अवसर दिया है और इसीलिए हम विशेष पाते हैं कि प्रारंभ से ही इस देश के लोगों का प्रेम रहा है। और हम जानते हैं कि महाभारत में एक कुछ श्लोक आए हैं, उसमें कहा गया है अत्र ते कीर्तयिष्यामि वर्षं भारत भारतम प्रियमिंद्र से देवस्य मनोवैवस्वतस्य। तो इस तरह लंबी लिस्ट है इसमें कहा गया है कि बहुत सारे राजा जो यहाँ हुए और जिन्होंने कुछ विशेष काम किया है, जो सांस्कृतिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे बहुत सारा काम किया, तो उन सब का ये प्रिय देश था और सभी इसको प्रिय लगता था। इस तरह से ये भारतवर्ष जो है हमारे जीवन में हम किसी भी शुभ कर्म के संपादन के पूर्व हम जो संकल्प दोहराते हैं उसमें कल्प, मनवंतर, युग और कल के चरण का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भूल लोके जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे के बाद नगर या ग्राम संवत्सर आदि का उल्लेख करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर हम किस भूभाग पर उपस्थित होकर
संकल्प ले रहे हैं। ये परंपरा आज भी धार्मिक कृतियों के संदर्भ में नित्य दोहराई जाती है। यहाँ पर प्रयुक्त कई भौगोलिक नाम आए हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त इत्यादि। ये हमारी लोकेशन को इंगित करते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या हम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत भूखंड के साथ हम सभी का कितना लगाव है। इन नामों की प्राचीनता है, इन नामों की सांस्कृतिक महत्ता भी है। नाम के ज्ञान से हम प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ जाते हैं। इस देश में सभ्यता का प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व से हुआ और यहाँ पर जो बहुधा बात की जाती है कि आज लोग बाहर से आए, ऐसा कुछ नहीं है। इसी भूभाग में और उत्तर पश्चिमी इलाके में ही का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। जहाँ तक प्राचीनतम उल्लेख भारत के बारे में हमें वैदिक सभ्यता से में मिल जाता है, वैदिक लिटरेचर में प्राप्त है। जैसे ऋग्वेदिक काल में बहुत सारे गण थे, उसमें 10 का नाम मिलता है। इन जनों में, इनको जन कहते हैं, गण कहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक गण था उसका नाम था भरत। तो भारता देवश्रवा देवता देववाद ने मंथन द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया था, ऐसा एक मंत्र में कहा गया है। एक मंत्र में कहा गया कि भरतेभ्य, भरतों के लिए अग्नि दीप्तिमान होकर प्रकाशित होता है। विश्वामित्र के गोत्र में बहुत सारे कवि हुए जो भरतों के लिए कहते हैं कि विश्वामित्र से रक्षते ब्रह्मेदम भारतम जनम, अर्थात विश्वामित्र का ये स्तोत्र भरत जन की रक्षा करता है। ये भरत जन सरस्वती और आपका नदी जो जिनके प्राचीन अवशेष हरियाणा पंजाब में मिलते हैं, उनका प्रवाह मार्ग आज भी देखा जा सकता है। तो यहीं पर ये भरत जाति का निवास था। इस भरत जाति में एक सुदास नाम का राजा हुआ, जो सबसे पहले तो भद्रयशस्व का है, फिर उनके बेटा जो है दिवोदास के पुत्र सुदास हुए। तो सुदास ने भरतों के राजा के रूप में दास राज्य में विजय पाई थी। 10 राजाओं को, 10 जनों को उन्होंने परास्त किया था और वशिष्ठ उनके पुरोहित थे। और इंद्र ने, एक मंत्र के अनुसार कहा जाता है कि इंद्र ने रावी के जलों को पार कराया था। रावी नदी का नाम परशुनी के रूप में यहाँ आता है। तो ये इस राजा ने पक्ष, भलानास, अलिन, आजो शीघ्र वगैरह 10 राजाओं के जो ट्राइब्स हैं उनके नाम मिलते हैं, उनको हराया था। इनमें पक्ष की पहचान पठानों से की जाती है जो अफगानिस्तान में निवास करते थे। तो इस तरह से सरस्वती गंगा नदी की घाटी से लेकर के अफगानिस्तान तक का इलाका जो है आर्यों के अधिकार में था, विशेष रूप से भरत जन के अधिकार में था। इन सुदास ने यमुना तट पर भी 2-3 ट्राइब्स को उन्होंने परास्त करके अपना राज्य विस्तार किया। तो ये भरत जन के विशेष सांस्कृतिक विरासत थी। उन्होंने एक किस्म से पूरे पंजाब हरियाणा में एक सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित की थी, जिसमें यज्ञ का विशेष महत्व था। और इसीलिए जो हमने खुदाई में, जैसे कालीबंग का एक जगह है राजस्थान, जो सरस्वती नदी के घाटी के पहले पड़ता है, वहाँ खुदाई से हमें यज्ञों के बारे में पता चलता है। तो ऐसा लगता है कि ये यज्ञ पद्धति को विस्तार देने में इस जाति का विशेष स्थान रहा था। इसी कारण भरतों के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो पहला ये सबसे प्राचीन उल्लेख ये मिलता है। लेकिन परंपरा में हम सुनते हैं कि भारत देश का नामकरण दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से किया गया। ये परंपरा जो है बहुत बात की है। जैन परंपरा के अनुसार आदि तीर्थंकर देव के पुत्र का भी नाम भरत था। कुछ विद्वान जो है इन्हीं भरत को भारत के नामकरण के लिए
उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन ये परंपरा भी अपेक्षाकृत बाद की है। असली तो कंट्रीब्यूशन जो है भरत जन का है, जो सरस्वती घाटी में बसे हुए थे। और इस तरह से हम मतलब प्रारंभिक जो एविडेंस मिलती है वो हमें प्राप्त है। अब हम जम्मू द्वीप भरत खंडे वाक्यांश पर विचार करेंगे। बौद्ध परंपरा के अनुसार जम्मू द्वीप की अवधारणा भी पर्याप्त प्राचीन है। सम्राट अशोक के अभिलेख में लिखा है कि वो जम्मू द्वीप का शासक था। मानव लघु शिलालेख प्रथम में आता है। बौद्ध परंपरा कहती है कि जम्मू द्वीप मेरु पर्वत के दक्षिण स्थित है। इसमें इसी जम्मू द्वीप में हिमालय पर्वत भी स्थित है। इन पर्वत की तीन श्रृंखलाओं का उल्लेख मिलता है जो हिमालय में स्थित थी। उसके आगे अनवतप्त झील है, जिससे आगे गंधमादन पर्वत है जो गढ़वाल के में पड़ता है। झील से नदियां कुछ निकलती थी, जिसमें खास उल्लेख है कि एक तो गंगा, सिंधु, सीता और वंश नदियां निकलती थी। यहाँ पर ये सीता नदी की पहचान जो है यारकंद में स्थित नदी से की जाती है। वंश जो है अक्षत नदी है। वंश वो नदी है जिसका उल्लेख मेहरौली के चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख में भी आता है। उसमें कहा गया है कि तीर्थवा सप्त मुखान येन समरे सिंधु नदी के 7 मुहानों को पार करके वालिका तक, यानी वंश नदी के किनारे पर स्थित वाहली, जिसकी पहचान बैक्टीरिया से भी की जाती है, से तक अपना राज्य विस्तार किया था। यहाँ पर जम्मू द्वीप की ये जो जम्मू द्वीप का नाम जो पड़ा वो जम्बू नामक वृक्ष के कारण माना जाता है। जम्बू वृक्ष जो है जामुन है और जम्बू द्वीप का आकार सकट जैसा बताया गया, सकटाकृति। इसकी 3 किनारे हैं, 2000 योजन है। दक्षिणी चौथा किनारा जो है केवल 3.5 योजन है। 1 योजन 9 मील का माना जाता है। बौद्धों के अनुसार बुद्ध और चक्रवर्ती यही जन्म लेंगे, ऐसा अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। बुद्ध ने भी कहा था कि जम्बू द्वीप के निवासी साहसी हैं और वो माइंडफुलनेस है उनमें, और धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ बिताने में उच्च कोटि के हैं, एक्सेल्ड। दीर्घ निकाय में पृथ्वी का 7 बराबर भागों में विभाजन का उल्लेख मिलता है। एक ब्राह्मण मंत्री महागोविंद का उल्लेख आया है, जिसने केवल उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का ध्यान में रखकर इन इन इन, इन इस देश के हिस्सों का विभाजन किया था। उसमें उल्लेख आता है कलिंग, अस्मक, अवंती, सौवीर, विदेह, अंग और काशी। अंगुत्तर निकाय में वैसे जो लिस्ट मिलती है महाजनपदों की वो ज्यादा समुचित है, वो ठीक है, क्योंकि और वो काफी लोकप्रिय भी हुई। ये 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, बज्जिमल ये सब आते हैं। इसमें 6ठी सदी ईसा पूर्व ये राज्य स्थित थे। इनमें कम से कम थे और 6 राजतंत्रात्मक सत्ता वाले देश थे। जैन परंपरा में भी जम्बू द्वीप का विस्तृत उल्लेख है। इसमें भारत का उल्लेख क्षेत्रों के साथ किया गया, जम्बू द्वीप बताया गया है। बाकी जो अन्य जो क्षेत्र थे उनका नाम है हेमवत, हरि, विदेह, राम्यक, हिरण्यवत, इरावृत। ये 6 पर्वतों से, यहाँ पर 6 पर्वतों का भी उल्लेख किया गया है कि जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं। कौन कौन से हैं? हिमवत है, महाहिमवत है, निषाद है, नील है, रुक्मिन है और शिखरिन है। भारत के 6 क्षेत्र का उल्लेख अन्यत्र भी जैन संदर्भों में मिलता है और कहा गया है कि इन्हीं क्षेत्रों में जो है तीर्थंकर और चक्रवर्ती साम्राज्य पैदा होते हैं।
पुराणों में सप्तद्वीप वसुंधरा की बात की गई है। यहाँ पर जम्मू द्वीप को इस पृथ्वी का मध्य भाग कहा गया है। इसमें 9 वर्ष की को विभाजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसी में भारत जो है 1 वर्ष है, जिसका विस्तार हिमालय से लेकर समुद्र तक है। ये वायु पुराण में ऐसा व्यक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आज का जो भारत है, हिमालय से लेकर समुद्र तक, यही यहाँ पर जम्बू द्वीप है। भारतवर्ष का विभाजन 9 द्वीपों में एक मिलता है, जिसमें एक कुमारी द्वीप का उल्लेख है। मार्कंडेय पुराण में इंद्रद्वीपा कसेरुमान ताम्रपाणी कविस्तमान नाग द्वीपोस्तथा सौम्यो गंधर्वो वरुणोस्तथा, इस तरह से मार्कंडेय पुराण में एक लिस्ट दी गई है, जिसमें 9 द्वीपों की बात की गई। ये 9 द्वीप जो है, ये ताम्रपाणी तो सीधे श्रीलंका है, बाकी ये इनकी पहचान यही जावा, बर्मा, सुमात्रा, बोर्नियो वगैरह से की जाती है। और इनका ये सागर के अंदर स्थित है ऐसा बताया गया है। ये सहस्त्र योजन पे है, दक्षिण में सहस्त्र योजन पे इनकी स्थिति बताई गई है। इनकी पहचान विद्वानों ने अलग अलग तरह से की है। अब यहाँ पर मतलब जम्मू द्वीप, भारतवर्ष और कुमारी द्वीप, 3 टर्म्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की ये भारतवर्ष की जो भौगोलिक पहचान के बारे में जो भी अवधारणा है, वो उससे उसका ज्ञान इनसे होता है। जम्बू द्वीप से तात्पर्य मतलब इसमें हिमालय के उत्तर का हिस्सा भी शामिल था, जिसमें मध्य एशिया भी शामिल रहा होगा। दरअसल में मौर्य काल में खास करके चंद्रगुप्त मौर्य, बल्कि अशोक के समय में उसने जो धर्म प्रचार के लिए दूत भेजे थे, वो मध्य एशिया भी गए थे और भी बहुत जगहों पे गए थे। और इसके बाद में मौर्यों के बाद में शुंगों के बाद में कुषाण काल में हमारा देश का साथ में पूरा बहुत संबंध हो गया था। तो इस तरह से ये मतलब एक किस्म से विस्तृत, यानी वो भारत जिसमें मध्य एशिया भी सांस्कृतिक तौर पे शामिल है, वो भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो अब यहाँ हम भारतवर्ष की बात करेंगे। भारतवर्ष जैसा कि हमने पहले कहा है कि भारतवर्ष का नाम जो है भरत के नाम से किया गया, जैसे ऐसे किया गया, लेकिन जैसा पहले भी कहा है, ऐतिहासिक काल में किसी न किसी राजा के साथ जोड़ करके भारत को डिफाइन करने की बात की गई है। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, यानी हिमालय समुद्र के जो उत्तर में है और हिमालय के जो दक्षिण में है, वही भारतवर्ष है। और यहाँ के निवासी जो भारतीय कहलाते हैं, और भारतीय उनके संतान है। ये देश जो है भारतवर्ष इस तरह से हुआ। हिमालय की कई संक्रामों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिनमें से बहिर्गिर, उपगिर और अंतर्गिर का उल्लेख सभा पर्व में आता है। हिमालय बहुत महत्वपूर्ण, हिमालय पर्वत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए कुमार संभव में कालिदास ने कहा कि ये देवतात्मा है, देवतात्मा है। और ये इस तरह से श्लोक आता है कुमार संभव में, अस्तुतरस्याम दृश्य देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा है। वो उसका ऐसे वर्णन, एक तो देवतात्मा है, दूसरे मानदंड की तरह, मतलब एक तुला की तरह से है, मेजरिंग रॉड की तरह से वो बैलेंस किए हुए है जैसे। और साथ में पश्चिम और पूर्वी, ये हिमालय जो है पश्चिम में समुद्र तक है, पूर्व में भी समुद्र तक फैला हुआ है। अच्छा, रघुवंश में रघु की दिग्विजय का जो उल्लेख मिलता है,
उसमें भी उनको उनके दिग्विजय को समुद्र तक किए जाने की बात की है। तो मैंने ये पहाड़ जो है, ये किरथर की पहाड़ियां वगैरह, ये जो नीचे तक चली जाती हैं, और इधर बर्मा वगैरह का जो है वहां भी ये हिमालय का ही हिस्सा है। तो इस तरह से एक इस देश की विशिष्ट पहचान बनती है भूगोल की दृष्टि से। तो हिमालय के उस पार वहां वहां पर एक एक जगह का उल्लेख आता है, बिंदुसर है। बिंदुसर एक झील की बात कर रहे हैं। वो हो सकता है यही मानसरोवर झील हो रही हो। तो यहाँ कहते हैं कि यहीं पर गंगा पृथ्वी पर उतरी, जिनके यहाँ पर पृथ्वी पर गंगा ने जो है उतरी, और वहां से वो उस झील से कई नदियां निकली जो पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। उनमें नलिनी है, हृदनी है, पावनी है, 3 नदियों का नाम मिलता है। जो पश्चिम की ओर जाती है वो सीता है, वंश है, सिंधु नदी है। तो सीता के बारे में हमने बता दिया, कंधार में वो सेंट्रल एशिया में पड़ती थी, वंश बैक्टीरिया के पास में है। और साउथ में 7वीं स्ट्रीम थी इसकी, 7वीं धारा थी, उसको भागीरथी नाम दिया गया है। तो इसमें भागीरथी नाम जो है महत्वपूर्ण है। भागीरथी के जल में ही एक 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 बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होता है, जिसकी वजह से ये इसका जल कभी प्रदूषित नहीं होता। वो उसकी इतनी मात्रा रहती है कि वो खुद ही अपने आप ही जो है उसको प्रदूषण से मुक्त करती रहती है। और वैसे भी गंगा वो उसके मिलने के बाद ही, भगीरथी के अलकनंदा से मिलने के बाद ही बाकी जल में भी ये विशेषता पाई जाती है। लेकिन जितना ही आप उत्तर उसके स्रोत के पास जाएंगे, वो और ज्यादा प्रबल रूप से उसकी पहचान वो दिखाई देती है। ये वैज्ञानिकों ने के सर्वेक्षण से, उनके अनुसंधान से ये बात प्राप्त हुई है। भारत के आकार की अवधारणा भी की गई है। ये जो हिमालय से लेकर ये कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, वो इसमें खास करके मार्कंडेय पुराण, महाभारत में अलगुरूरी ने भी उल्लेख किया है। इसका आकार 3 तरह का बताया गया है। एक तो कच्छप का आकार, यानी टॉर्टोइज शेप, कच्छप के आकार का है। दूसरा धनुष के आकार का है। तीसरा त्रिभुजाकार है। इसमें कच्छप के आकार की जो बात की जाती है, इसमें जो जो बहुत सारे जो जनपद हमारे हैं, जिनका उल्लेख पुराणों के भुवन कोश में बहुत विस्तार से मिलता है, उनको लोकेट करना मुश्किल होता है, जरा मुश्किल है ये काम। अच्छा, लेकिन धनुष की तरह जो उसकी आकृति बनती है, नीचे अगर धनुष खींचा जाए प्रत्यंचा उसकी, तो कन्याकुमारी से खींचा हुआ धनुष जो हिमालय को मान लिया जाए उसका कोदंड, तो उस तरह से बन जाता है। और त्रिभुजा का तो इसका स्वरूप बनता ही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, मतलब भारत के बारे में हमें पुराणों से प्राप्त होती है। भारत के साथ 9 द्वीप जुड़े हुए हैं, 9 द्वीप। तो इसकी पहचान तो हमने पीछे थोड़ा सा उल्लेख किया है, लेकिन ये 9 द्वीपों को भारत का जोड़ना बड़े महत्व की बात है। पुराणकारों को पता है कि साउथ ईस्ट एशिया के भारत के लोग जा रहे थे, वहां से व्यापारिक संबंध थे, कल्चरल संबंध थे, और उसकी उस अवधारणा को व्यक्त किया गया है। जैसे 9 द्वीपों के साथ भारत को 9 द्वीप, सप्तद्वीप, 9 द्वीपों का सप्तद्वीप भी आता है, 9 द्वीप भी आता है। तो ये मतलब वो ग्रेटर इंडिया से परिचित थे। आज भी आप जावा, बोर्नियो, बाली और सुमात्रा, इन जगहों पे जाएं तो वहां खड़े होकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वहां पे जो मंदिर देवायतन है, उनको देख के लगता ही नहीं कि हम भारत में खड़े हैं या हम विदेश में खड़े हैं, साउथ ईस्ट एशिया में खड़े हैं। बूरोबुदूर का मंदिर, अंकोर वाट के मंदिर, ये सारे देवी देवताओं का, हिंदू धर्म के देवी देवता, बुद्ध धर्म के देवी देवता, सारा मतलब पूरा विशाल विशाल एक किस्म का विशाल संग्रहालय सा दिखाई देता है। और उनके वो अभी भी भारतीय परंपराओं को वो आत्मसात किए हुए हैं, यद्यपि वो मुस्लिम कंट्रीज उनमें से अधिकांश हो गए।
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जो जम्बू द्वीप है वो सेंट्रल एशिया की टेरिटरी के साथ जुड़ने से हमारा उस क्षेत्र में सांस्कृतिक विस्तार होने का प्रमाण देता है। तो भारतवर्ष के जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो हमारा देश सम्मिलित हुआ उसका प्रमाण देता है। इसमें कुमारी द्वीप को नवा द्वीप के नाम से उल्लेख मिलता है। ये कुमारी द्वीप की पहचान जो है केप कॉमोरिन से की जाती है। कुमारी जो कन्याकुमारी, आज जो कन्याकुमारी है, तो ये अब इस तरह से कन्याकुमारी से लेकर 1000 योजन तक का क्षेत्र जो है ये भारतवर्ष के रूप में जाना जाता है। ये भारतवर्ष की विशेष सांस्कृतिक महत्ता रही है। ये कहा गया है पुराणों में, यह कर्म भूमि है और अन्यत्र तो भोग भूमि है। लोग यहाँ पे देवता भी इंतजार करते हैं कि हम मनुष्य रूप में कैसे पैदा हो, भारत में कैसे पैदा हो, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। और वो यहाँ पे वो व्यग्र रहते हैं कि हमारा जन्म जो है भारत में हो। तो इस तरह से भारत क्या हिमालय और नीचे समुद्र, ये नेचुरल फ्रंटियर्स बन जाते हैं। इस भारतवर्ष की सीमाएं हैं, सीमा भी है, और इसमें इसको कई भागों में भी विभाजित किया जाता है। मतलब वो छोटे छोटे राज्य हैं, वो अलग बात है। इसके अलावा हिमालय इसकी उत्तरी सीमा है और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश की पहाड़ी ये में पड़ती है, और वहां तक अक्षत नदी तक इसका विस्तार था, जैसा कि विष्णु पुराण में से पता चलता है। इस क्षेत्र में जो चतुर्वर्ण, चार वर्ण ही थे, और सीमा के पार ये चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है लागू नहीं थी। और वहां पर अपना, क्योंकि उसमें महाभारत में कहा कि वहां पर तो वो ऐसा इलाके जहाँ पे दास जो है स्वामी हो जाता है, स्वामी जो है दास हो जाता है, इसके अलावा कोई दूसरी वो है वो स्थिति नहीं है। यही चक्रवर्ती सम्राट क्षेत्र है। चक्रवर्ती यानी एक राजा या एक एम्बिशियस राजा के लिए एक जो दिग्विजय करने की इच्छा रखता है, अपने राज्य विस्तार को चाहता है, उसके लिए एक चक्रवर्ती क्षेत्र था। इस क्षेत्र में संस्कृत, एक तो पहले वैदिक संस्कृत का विकास हुआ उत्तर पश्चिम में, और उसके बाद में संस्कृत भाषा का बहुत विस्तार हुआ। लेकिन 9वीं सदी ईस्वी के बाद स्थानीय बोलियों को मौका मिला और धीरे धीरे वो प्रकट हुई। ये चक्रवर्ती क्षेत्र की जो एम्बिशन है, जो सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक प्रयोग में आई, वो है मौर्यों के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे देश को एक छत्र शासन के अंतर्गत ला दिया था। हम जानते हैं कि अशोक के समय भी अशोक ने बहुत सारे साउथ के छोटा सा हिस्सा छोड़ के चोटा पाटा सतीपुता केतरपुता आतंबपर्णी, यानी यहाँ तक का उसका विस्तार था। और इधर यौन कंबोज गंधारा नाम इन सब की बात करता है। और यहाँ तक कि मध्य एशिया की बाद में मौर्यों के पतन के बाद में जो है ग्रीक्स प्रबल हो गए, और साथ ही शक कुषाण मध्य एशिया से यहाँ आ गए। तो ये जो है, ये लोग जो है कुछ तो मध्य देश में पहुंच गए, सेंट्रल रीजन जो था, और बाकी प्रत्यंत में मार्जिनल रीजन जो है ना, वहां पर ये निवास करते हैं। अथर्ववेद और ऐतरेय ब्राह्मण में 5 भागों का उल्लेख किया गया है देश का। वायु पुराण और राजशेखर ने भी यही स्वीकार किया है, और रघुवंश में भी यही बात की गई है। दिग्विजय जो राजसूय जो करते हैं ना, युधिष्ठिर
उसमें चारों अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, इस तरह से। तो इस तरह ये चार चार हिस्सों में बांटना जो है ये महाभारत में से भी प्रमाणित है। रामायण में भी से भी पता चलता है कि सीता खोज के लिए कैसे दक्षिण दिशा में मार्कंडेय पुराण में 7 फोल्ड डिवीजन की बात की गई। 7 भारत के 7 हिस्से बताए गए, लेकिन इसके साथ में ही साथ में 2 अन्य जोड़े गए हैं। वो है विंध्यवासिन पर्वताश्रयण, पर्वत के आश्रय में रहने वाले, और विंध्यवासी, विंध्याचल का जो पर्वत है ना, वहाँ बहुत सारी निषाद, बर्बर, शबर, ये सब जातियां निवास करती थी। उनको, उन लोगों को भी इसके साथ ही इसी भारतवर्ष में उनका भी परिगणन कर लिया गया। बराह ने दूसरा डिवीजन दिया है, उसमें 9 की बात की है। तो 4 तो क्वार्टर, 4 दिशाएं हो गई, 4 दिशाओं के समीपवर्ती क्षेत्र और एक मध्यवर्ती क्षेत्र। इस तरह से बराहमीर ने इसका विभाजन किया है। ये इसमें जैसा कि हमने कह चुके हैं, कच्छप के आकार की जब बात करते हैं ना, भारत कच्छप के आकार का है, तो ये इसमें कुछ जनपदों को हम फिट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एक डिवीजन है कि उत्तरापथ और उदीच्य, या उत्तरापथ भी कहें या उदीच्य कहें, ये रास्ते थे, मार्ग थे, उनके आधार पे दक्षिणापथ, उत्तरापथ, इस तरह का डिवीजन भी मिलने लगता है। हिंदुस्तान दरअसल में एक तरह से प्राचीन आर्यावर्त है। मनु के अनुसार समुद्र से समुद्र, 2 पर्वतों के बीच, असमुद्रात् तु वै पूर्वात्, असमुद्रात् तु पश्चिमात्, तयोर एवांतरम गिर्योर आर्यावर्तम विदुर्बुधा, ऐसा मनुस्मृति में आता है। तो ये इस क्षेत्र को जीतने की, जो जैसे हमने बताया था कि समुद्रगुप्त ने जो है, समुद्रगुप्त के अभिलेख जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में लगा हुआ है किले में, उसमें उसके विजयों के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त वो बहुत प्रतापी प्रबल राजा है, जिसकी तुलना B.S. स्मिथ ने नेपोलियन से की थी। उसने एक तो आर्यावर्त, 2 बार आर्यावर्त जीता, इसमें बहुत सारे राज्यों का नाम, और दक्षिणापथ की बात करते हुए कहता है, दक्षिणापथ की बात करते हुए कहता है कौशल को यानी एक तो राज्य का नाम देता है, फिर वो कांतारक, व्याघ्राज, कौराल, मष्टपुलक, महेंद्रगिरि, कौटुरक, सामुदायिक, एरंड, पल्लक, दमन, काची, एक विष्णु गोपाउ, मुक्तक, नीलराज, बैंगी, एक हस्तवर्म, पालव, सेन। इस तरह से मतलब राज्य का नाम, फिर राजा का नाम, जिसको उसने प्रकाश किया। इन सबके साथ कुछ को तो छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, जिन्होंने कुछ दान, कुछ पैसा दे दिया, अपनी बेटी की आपके मतलब राजा के की शील से हम शासन करेंगे। गरुत पतांग सबसे भुक्त शासन है याचना है, यानी उनका गुप्तों का सिंबल था गरुड़ संबल, क्योंकि वो परम वैष्णव थे, विष्णु के मानने वाले थे। उनका वाहन जो है गरुड़ है, और गरुड़ जो है सांप को खा जाता है। सांप माने जो दुश्मन है उसको खा जाता है, इसलिए उसको यहाँ पे रखा गया। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सील लेकर के हम शासन करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से उसने पूरे देश को एक सूत्र उसके अभिलेख में एक शब्द आता है, वाक्यांश आता है, कहते हैं धरण बंदी। हमने क्यों राज्य ये कौन ये सब जीता है कि धरणी को यूनाइट करना है। धरणी का मतलब है पूरा ये जो भारत है उसको एक सूत्र में बांधना है, तो वो उसने प्राप्त किया। इसके बाद में इसकी सीमाएं जो है बढ़ती घटती रही है। पतंजलि ने पश्चिम में कालक वन की बात की है, आर्यावर्त, मध्य देश,
बिन्सन बिन्सन से लेकर जहाँ नदी सरस्वती नदी सूखती थी वहां से लेकर प्रयाग तक का इलाका, ये जो है आर्यावर्त कहो यही मध्य देश है। और बिंद के नीचे वाला भूभाग जो था वो दक्षिणापथ कहलाता था। इसमें बौधायन जो है वो दक्षिणार्थ पे है, और उसने अपने उसमें भी उल्लेख किया है कि हिमालय के दक्षिण में और कालक वन और बीच में जो इलाका है वो, और पादयात्र जो है मंदाकिल के पास में पहाड़ी, तो ये इलाका जो है आर्यावर्त है। तस्मिन यह आचार सप्रमाणम, इस आर्यावर्त का जो आचार है, आचार विचार जो जिस तरह वो जीवन पद्धति है उनकी, जैसा जो व्यवहार करते हैं, जो धर्म कर्म है, वो उसके आधार वही सबको अनुकरणीय है। तो मन भी तो बात करते हैं ऐसी ही, कहते हैं कि वो अस्मिन् देशे आचाराः पारम्परिकमागतः एतद्देश पुतुदत्ते सका सादा गृधन्मना स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् प्रतिज्ञां सर्वमानवा। तो इस तरह से भारतवर्ष की जो स्थित भौगोलिक स्थित और सांस्कृतिक स्थित है, वो ये इन सारे रेफरेंसेस से, इन सारे उससे स्पष्ट हो जाती है। और बाद में भी जैसे हुएनसांग ने 7 डिविजन्स की बात की है, और इस तरह से देखते हैं कि उत्तरापथ, मध्य प्रदेश, दक्षिणापथ, पृथ्वी अपरांत, ये सब सारे नाम जो हैं इसी भूभाग के विभिन्न क्षेत्रों के द्योतक रहे। जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र शब्द, भारत राष्ट्र की बात जहाँ तक है, तो ऋग्वेद में कई जगह आया है। तो मैं तो वो डॉक्टर गोविंद चंद पांडे का दो मंत्रों का हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। एक मंत्र में कहता है, तुम्हें यहाँ लाया हूँ, यहाँ रहो, मतलब राजा के लिए कह रहा है। स्थिर ठहरो अविचल, सब जनता तुम्हें चाहे, तुमसे राष्ट्र अलग न हो। दूसरा है, यहीं रहो, च्युत मत होना, पर्वत की तरह से अविचल, इंद्र की तरह यहाँ ध्रुव ठहरो, इस राष्ट्र को धारण करो। तो ये 2 मंत्र हैं, उसमें ऋग्वेद में आते हैं। तो इस तरह से जो है, मतलब राष्ट्र का शब्द जो है ऋग्वेद में ही आ जाता है। राष्ट्र के तक ये पृथ्वी ही है राष्ट्र का। तो पृथ्वी सूक्त जो मिलता है उससे जो ये बात साफ हो जाती है कि मात्र भावनापन्न भूमि, पृथ्वी, राष्ट्र और प्रकृति तीनों की ही द्योतक है, इस तरह से। तो अथर्ववेद में बड़ा विस्तार से है। यजुर्वेद में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है, खास करके शुक्ल यजुर्वेद में 22 आ ब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम, राष्ट्रे राजन्य सूर इसभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम, दोग्री धेनुर बोधान वानांसु सप्ते गुरंधीर योरा जिष्णु प्रतिष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न वो सदया पच्यताम, योगक्षेमो निकल्पताम। इसमें बहुत साफ बात कही गई है कि जो भी लोग हैं, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण से मतलब जात में पैदा होने से ही नहीं ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जाने है, जो बहुत ब्रॉड दृष्टि रखे, बहुत सबको अपना माने, सब में अपने को देखे, तो ऐसे ब्रह्मवर्चसी हो, ऐसे पैदा हो, तो राष्ट्र में राजन्य सूरवीर हो, धनुष बाण ये सब सारे है, महारथी हो, और गौवे हैं जो है दूध दे
और अच्छे बछड़ों को पैदा करें। सप्ती घोड़ों के बारे में बात की, फुरंदी। इसके अलावा वीरों को पैदा करने वाली राष्ट्र जो है वीरों को पैदा करे। और ऐसे ऐसे राष्ट्र में पर्जन्य जो है समय पर से और फल वाली चीजें, औषधियां, ये सब सारा हो, सभी का योग क्षेम सुनिश्चित हो। तो इस तरह से बात की गई है। इस तरह से भारत राष्ट्र जो है प्रभुता संपन्न इकाई है, किंतु प्राचीन समग्रता की ओर उन्मुख है। इसका प्रारंभिक वैदिक आधार गण राजतांत्रिक मूल्यों के आश्रित रहा था। राजा या जन का नेता होता था, सभा और समितियां उसकी सहायता करती थी। गणराज्य का परंपरा ऐतिहासिक काल में भी चलती रही। उत्तरी भारत में बुद्ध के 10 गणराज्य और 16 राजतंत्र थे। बुद्ध स्वयं शाक्य गण से संबंधित थे। लिच्छवी महाभारत में खास करके एक बात, बहुत बढ़िया बात है कि क्यों गणराज्य क्यों खत्म होते हैं। भीष्म ने बताया कि काम, क्रोध और लोभ, तीनों ही कारण है। ये बात जो है गीता में भी कही गई है। यही काम, क्रोध, लोभ जो है ये त्रिविध 3 तरह के नरक के द्वार हैं। तो इन पर कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब हमारा शासक, हमारा नेता भी अनुरूप काम करने वाला हो। हमें वैदिक ज्ञान से का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उपनिषद में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, है ना। तो मतलब ये सारा ये ऋग्वेद कहता है कि ये एक चक्र चल रहा है, जिसमें आधा चक्र तो ये संसार दिखाई दे रहा है, आधा जो है वो छिपा हुआ है। तो जो आधा है इसका मतलब वो संपूर्ण जानने की जरूरत है, उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। वही सब ये ये सारा संसार है, वो अनकॉन्शियस मतलब सुप्रीम बीइंग है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अशोक ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई, कहता है कि ज्यादा खर्च करना अच्छा नहीं है, ज्यादा इकट्ठा करना भी अच्छा नहीं है। अपव्ययता अपभांडता साधु। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे भारतीय साहित्य में, जिनसे हम भारत भारत के भारत को समझ सकते हैं, भारत के प्राचीन परंपरा का उद्धार कर अपने जीवन के द्वारा उद्धार कर सकते हैं। तभी ये राष्ट्र जो है सबल और सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद। जी प्रोफेसर शंकरा प्रसाद शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर साहब का। और इन्होंने बहुत ही अच्छा जो यहाँ हमें अवगत कराया भारतीय जो प्राचीन ऐतिहासिक जो स्थिति है और भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में, और इतिहास को अनेक आयामों तक हो गया। जी
अभी हम अंत में जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी हैं, उनकी टिप्पणी लेंगे, उनको एक बार संपर्क करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ हाँ जी, आपकी आवाज़ सुन रही है जी, आप बोलिए। हाँ जी। जी, आप अंतिम टिप्पणी एक बार एक अच्छा ठीक है हाँ, बोलो। जी गुरु जी। हाँ ठीक है। तो आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रोफेसर SP शुक्ला जी ने हरियाणा विद्युत परिषद के पक्ष से इस व्याख्यान माला में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाया, क्योंकि यह जो विषय है कि भारत क्या है, उसकी भौगोलिक सीमा क्या है। आज जो बातें हो रही है, जो कभी भद्राश वर्ष के नाम से चाइना कहलाता था, वो भद्राश वर्ष आज अगर लद्दाख में हम ये संकट देख रहे हैं या कहीं जो है और स्थानों में देख रहे हैं, वो जो भद्राश वर्ष था जिसके ऊपर भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा प्रभाव था, जिस करके चाइना भी भारत को विश्व गुरु मानता था। परंतु क्या कारण है कि ये जो उसके ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है और जो कल्चरल उसका एक इकाई है भारत करके विश्व भर में जो विश्व गुरु कहलाता है, तो उसका क्या स्थिति रही, बहुत ही अच्छे रूप में प्रोफेसर शुक्ला जी ने इसको परिभाषित किया। वो इतिहास के सर्वज्ञ विद्वान है और इतिहास के साथ साथ जो है भूगोल भी जो है जानना बहुत आवश्यक है। दोनों एक प्रकार के इतिहास और भूगोल यानी टाइम एंड स्पेस दोनों साथ साथ चलते हैं। उसी के अंदर मानव की आत्मा होती है और संस्कृति पनपती है, बसती है। तो भारत या इंडिया या हिंदुस्तान या जो आर्यावर्त, इन बातों को बहुत बाखूबी ढंग से उन्होंने इसको समझाया, जिससे हमारे जो श्रोता हैं बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। मैं हरियाणा विद्युत परिषद के पक्ष से प्रोफेसर शुक्ला जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम गुरुः इदानीं समापयामः कल्याणमन्त्रेण। हाँ अस्तु। ओम व्याख्यानम्। अभी हम कल्याण मंत्र के साथ इस व्याख्यानमाला के छठे व्याख्यान को यहाँ संपन्न करते हैं और कल 12 बजे फिर हरियाणा विद्युत परिषद के 7वें व्याख्यान को लेकर के हम उपस्थित होंगे। उसकी सूचना आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः सर्वेभ्यः। नमस्कारः।